तो लास्ट लेक्चर में अपन ने आरएमएस करंट, वोल्टेज, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ये सब बातें करी थी। आज अपन मेनली एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे। सबसे लास्ट में मैंने एक टॉपिक बताया था फेज का, फेज और फेज डिफरेंस का, है ना, कि फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, इसकी बात हुई थी। ठीक है, तो फेज और फेज डिफरेंस की बात अपन ने कर ली थी, क्या होता है। मैं इसमें कुछ नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि सर्किट में वोल्टेज लीडिंग हो, ऐसा भी हो सकता है कि सर्किट में करंट लीडिंग हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो। जैसे कुछ चीजें बता रहा हूँ, यहीं से ध्यान ही रखेंगे। मान लो आपको वोल्टेज और करंट की इक्वेशन ऐसी दी हुई है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I की इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है, या दोनों में +5 लिखा होता है, मतलब दोनों के लिए इनिशियल फेज भी सेम होता। तो इसको अपन कहते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होंगे, है ना। आगे प्रूफ करूंगा, बट ऐसा याद रख सकते हो कि ऐसा रेजिस्टिव सर्किट में होता है। कहाँ होता है? रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टिव इफेक्ट हो, मतलब या तो आर हो सिर्फ, या आगे सिखाऊंगा एलसीआर का रेजोनेंस कॉम्बिनेशन हो, तो वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। तो उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, मतलब फेज डिफरेंस 0 होता है ना। इसको मैं अगर ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करूं, तो आप सोच के देखो, वोल्टेज और करंट का ग्राफ भी एक जैसा आएगा। अगर ये मान लो करंट है, तो वोल्टेज का ग्राफ भी बिल्कुल अपने मैक्सिमम मिनिमम ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे पाए। ये मान लो वोल्टेज का प्लॉट है, ये मान लो करंट का प्लॉट है, ठीक है। तो ये दोनों सेम फेज में। अगर मैं इसको फेजर की फॉर्म में ड्रॉ करूं, फेजर क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो, रोटेटिंग एम्पलीट्यूड वेक्टर से लिखते हैं। तो अगर मैं इसको फेजर से ड्रॉ करूं कि इनका फेजर कैसा होगा, तो t इक्वल टू 0 पे ये दोनों यहां होंगे कहीं, मान लेते हैं ये कुछ आई नॉट है और ये अपना वी नॉट है, करंट एम्पलीट्यूड एंड वोल्टेज एम्पलीट्यूड, ये 0 एंगल पे है। और टी टाइम पे भी ये साथ साथ होंगे, ये आई नॉट और ये वी नॉट। ये है टी इक्वल टू टी पे, ये है टी इक्वल टू 0 पे। फेजर मतलब रोटेटिंग एम्पलीट्यूड वेक्टर, टी टाइम में कितना एंगल घूम गया, ओमेगा टी, है ना। तो अपन कह सकते हैं ये इनका सिंपल सा फेजर होगा। मतलब करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में है, जब वो हमेशा एक ही वेक्टर के लॉन्ग होंगे, है ना, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। दिस इज सिंपली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ऐसा कहाँ होता है? रेजिस्टिव सर्किट्स में। एक ही बार लिखना। दूसरा, हो सकता है सर्किट में वोल्टेज लीडिंग हो, मतलब वोल्टेज की इक्वेशन में भी ऐसी हो, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज तो अपन यही मान लेते हैं, वोल्टेज लीडिंग है मतलब करंट पीछे होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, है ना। -5 मतलब यहाँ पे वोल्टेज लीडिंग, याद कर लो, यहाँ पे वोल्टेज लीडिंग है, जानते ही हैं। ऐसा होता है इंडक्टिव सर्किट में। कहाँ होता है ऐसा? इंडक्टिव सर्किट में, जहां सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट हो, जहां सर्किट में कैसा हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, वहां वोल्टेज लीड करता है। और अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, कैसा? प्योर इंडक्टिव, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड्स बाय π/2। ये चीजें याद हो तो बड़ी अच्छी है, याद हो ही जाती हैं आगे, बट मैं एक बार ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज π/2 से लीडिंग होता है। मैं इसको अगर फेजर की फॉर्म में ड्रॉ करूं कि मान लो वोल्टेज लीडिंग है, तो वोल्टेज का फेजर कहीं यहां होगा वी नॉट, और करंट का फेजर कहीं यहां होगा आई नॉट। वोल्टेज कितने से आगे होगा? फाई के एंगल से, तो वोल्टेज अपना फाई के एंगल से लीडिंग आएगा। ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करूं तो वोल्टेज का तो ग्राफ एज इट इज आएगा, है ना। करंट का क्या आएगा? तो करंट लैगिंग है, करंट कैसा है? लैगिंग है, मतलब इसकी पीक कुछ आगे जाके आएगी, तो ये ग्राफ ना कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, पीक कहीं आगे जाके आएगी, ऐसा। दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। कौन लीडिंग है? जिसकी पीक पहले आ रही है वो लीडिंग है, तो ये वोल्टेज है और ये करंट, तो ये पीछे है।
ग्राफ वाइज आप ऐसा सोच सकते हो, यहाँ पर भी दिख रहा है वोल्टेज इज लीडिंग, क्योंकि करंट यहाँ पीछे से स्टार्ट हो रहा है। वोल्टेज की पीक पहले आई, सब कुछ पहले आया, करंट उससे पीछे चल रहा है, मतलब वोल्टेज के साथ जो हुआ वो चीजें करंट के साथ कुछ टाइम बाद हो रही है, टाइम के सेंस में। तो यहाँ कहते हैं कि वोल्टेज इज लीडिंग। ऐसा कहाँ होता है? इंडक्टिव सर्किट में, या जहां सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट हो, और प्योर इंडक्टिव का मतलब वोल्टेज लीड्स बाय पाई बाय 2, है ना। और सिमिलरली ऐसा ही तीसरा सर्किट होता है कैपेसिटिव सर्किट में। तीसरा, अगर वोल्टेज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ ना दिया हो तो अपन वोल्टेज की इक्वेशन यही मानेंगे, प्योर वाली, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हो सकता है करंट लीडिंग, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, मे बी करंट इज लीडिंग, है। तो यहाँ कौन लीडिंग है? करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग। ऐसा कहाँ होता है? कैपेसिटिव सर्किट में। कैपेसिटिव सर्किट, पता है, याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सीसी। कैपेसिटर में करंट लीडिंग होता है, सीसी, है ना। कैपेसिटर में कौन लीडिंग होता है? करंट। तो ऑब्वियस सी बात है इंडक्टिव में वोल्टेज लीडिंग होता है ना। कैपेसिटर में करंट लीडिंग होता है, सो दिस इज द कैपेसिटिव सर्किट। और अगर मैं कहूं प्योर कैपेसिटिव में क्या होगा? प्योर कैपेसिटिव में तो अपन कहेंगे करंट लीड्स बाय पाई बाय 2, करंट लीड्स बाय पाई बाय 2। लीड्स बाय पाई बाय 2 का मतलब वो पाई बाय 2 के फेज से आगे होगा। तो अगर मैं इन जनरल कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं, तो ये मान लो वोल्टेज है वी नॉट, तो करंट आगे होगा आई नॉट ओमेगा टी, फाई से, सॉरी, यहाँ ओमेगा टी लिख दिया था क्या? नहीं, फाई लिखा था, फाई से आगे होगा, है ना। ग्राफ वाइज सोचें तो वोल्टेज का तो अपने पास सेम प्लॉट है, मान लो मैंने इतनी वोल्टेज बाहर से अप्लाई की है। अब करंट लीडिंग है, करंट लीडिंग है, मतलब उसकी पीक वगैरह पहले आएगी, तो ये ग्राफ ना कहीं यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से ऐसा, हर वैल्यू वो पहले अचीव करेगा, तो हर कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू वो पहले अचीव करेगा। तो ये अपना वोल्टेज का प्लॉट है और ये अपना करंट का प्लॉट है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग। ग्राफ वाइज भी कई बार लीडिंग लैगिंग देखना आता है, कौन आगे है कौन पीछे है ग्राफ में, या आप वेव में भी सीख चुके हो। वैसे ऐसा सिंपल ध्यान रख सकते हो, जिसकी पीक पहले मिलेगी वो लीडिंग। तो यहाँ किसकी पीक पहले आई? करंट की, वोल्टेज की पीक उसके बाद आ रही है। वैसे करके अपन इसको सोच सकते हैं। इसको लिखिए एक एक करके, फिर अपन आगे चलेंगे, एक एक करके कुछ सर्किट को स्टडी करेंगे, ठीक। आई होप आप में से ज्यादातर लोगों ने लिख लिया होगा। सर्किट स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं छोटी सी और बता दे रहा हूँ, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। देखो होगा क्या ना, अपने इस चैप्टर में कि अपने को ना एक कुछ भी कॉम्बिनेशन दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, कोई भी हो सकता है इसके अंदर, एनीथिंग। ये सिर्फ एल हो सकता है, ये सिर्फ आर हो सकता है, ये सी हो सकता है, ये एल आर कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये आर सी हो सकता है, ये एल सी आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें से करंट फ्लो रही होगी आई, और इसके क्रॉस मैंने कोई सोर्स लगा दिया होगा, एसी सोर्स, दिस इज एसी सोर्स, सिंबल ऐसा होता है। और एसी सोर्स की इक्वेशन कुछ ना दी हो तो अपन मानते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट, सॉरी वोल्टेज। और हमें करंट की कुछ इक्वेशन मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन सर्किट, करंट लीडिंग भी हो सकता है, करंट लैगिंग भी हो सकता है, करंट सेम फेज में भी हो सकता है। तो आई की वैल्यू होगी कुछ आई नॉट साइन ओमेगा टी, मैं प्लस 5 मान लेता हूं, यहाँ 5 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सर्किट, है ना। दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज और करंट का फंक्शन अपने को पता है। तो क्या मैं इंस्टेंटेनियस पावर लिख सकता हूं? कैन आई राइट इंस्टेंटेनियस पावर? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा जरा सोचो, v इंटू आई। ये फॉर्मूला तो बेटा हर के लिए सही है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, v इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस। लिख लो जरा, इसको लिखा आपने v नॉट साइन ओमेगा टी इंटू, इसको लिखा आपने आई नॉट, उसको ओपन कर लो,
साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने इसको ओपन कर लिया, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। तो ये वी नॉट इंटू आई नॉट एक साथ लिख लिया। फर्स्ट टर्म बन रही है साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस वी नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फंक्शन है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं एवरेज पावर निकालूं, है ना, इसका एवरेज जो ऊपर फंक्शन लिखा है इसका एवरेज, ध्यान से देखना, तो ये टर्म टाइम के साथ चेंज हो रही है। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होता है, तो ये आएगा वी नॉट आई नॉट कॉस 5/2 प्लस ये कांस्टेंट, इसका एवरेज 0 होता है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, और साइन थीटा का एवरेज फुल साइकिल में क्या आता है 0। तो एवरेज पावर क्या आती है एसी सर्किट की, वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5। 2 को √2 इंटू √2 लिख लो, सो इट इज वी नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस 5। सो एवरेज पावर इज VRMS IRMS cos 5। cos 5 निकालना सिखाऊंगा, ये फॉर्मूला है VRMS IRMS इंटू cos 5। इसको कहते हैं इफेक्टिव पावर। क्या कहते हैं इफेक्टिव पावर। इसको कह देते हैं कई बार RMS पावर, और बेटा इसको कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कह देते हैं पावर फैक्टर। और आप सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच हो सकती है, माइनस नहीं होगा, क्योंकि जो 5 अपन ने सीखा पीछे याद करो, ये -π/2 से +π/2 हो सकता है लीडिंग लैगिंग में, है ना। तो अपना जो पावर फैक्टर आएगा उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 से 1। 5 0 का 5 इज द फेज डिफरेंस, 5 इक्वल टू 0 होता है किसके लिए रेजिस्टिव सर्किट के लिए, और 5 इज इक्वल टू ±π/2 होता है किसके लिए प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए, जो पीछे मैंने आपको याद कराया है ना। तो इसका मतलब जो एवरेज पावर आएगी वो रेजिस्टिव सर्किट में तो आएगी VRMS इंटू IRMS। अगर मैं कहूं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो एवरेज पावर क्या आएगी cos 5 मतलब cos 0 1 हो गया, तो ये आ जाएगी बेटा VRMS इंटू IRMS। क्यों, क्योंकि cos 5 1 है। मैं पूछूं प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसके लिए एवरेज पावर क्या आएगी VRMS IRMS cos 90 एंड दैट इज 0। तो ये प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर एसी में कोई पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, उनकी पावर 0 आती है। रेजिस्टिव सर्किट पावर कंज्यूम करता है VRMS इंटू IRMS। तो सर्किट में जो भी पावर कंज्यूम होती है वो सिर्फ रेजिस्टर में होती है। मैं ये चीज बताऊंगा आपको, प्रूफ करके बताऊंगा कि देखो पावर उतनी ही आ रही है सर्किट की जितनी रेजिस्टर की पावर है हर सर्किट में, है ना। तो दिस इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन होगा तो ये फॉर्मूला रहा VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। ये पावर फैक्टर होता है ना, समझना। आपके यहाँ जो पावर आती है वो आती है ये जो आपको भेजी जाती है, और आप उसका जो पार्ट यूज कर पाते हो, इस इफेक्टिव पावर को कई बार ना यूजफुल पावर कहते हैं। क्या कहते हैं यूजफुल पावर, जो आप एक्चुअली यूज कर रहे हो वो इसका cos 5 कंपोनेंट है या इसका cos 5 पार्ट है। एक तरह से इफिशियंसी दिखाता है कि आप अवेलेबल पावर का कितना पार्ट यूज कर रहे हो। तो अच्छे सर्किट्स के लिए कहते हैं अच्छा पावर फैक्टर होना चाहिए, मतलब पावर फैक्टर 1 हो तो उसका अच्छा माना जाता है। इंडस्ट्रीज के अंदर अगर पावर फैक्टर कम होता है तो पावर फैक्टर कम होने का मतलब उनके सर्किट में कैपेसिटिव या इंडक्टिव नेचर है, तो उनको पेनल्टी की जाती है। और अगर पावर फैक्टर अच्छा होता है मतलब टेंडिंग टू 1, 1 के जितना क्लोज होगा उसको रिवॉर्ड किया जाता है, मतलब वो जितनी पावर उसको भेजी जा रही है वो उसको एक्चुअली यूज कर रहा है। और अगर
कि किसी का पावर फैक्टर 1 से कम है, इसका मतलब उसका कुछ पावर जो यूजलेस पावर की फॉर्म में है, तो वो यूज ही नहीं कर रहा है ना। तो दिस इज द लॉजिक कि पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए, मतलब सर्किट में रेजिस्टिव इफेक्ट होना चाहिए, इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट आपस में कैंसल होने चाहिए। पहली बात तो ये जो टर्म है ना, इसको बोलते हैं वॉटलेस पावर। क्या बोलते हैं इसको? वॉटलेस पावर। आप ध्यान से सोचो तो मैं आपसे कहूँ ना कि एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि जो पावर को मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इस आई आर एम एस के दो पार्ट हुए, आई आर एम एस कॉस फाइव और आई आर एम एस साइन फाइव। अगर फेजर के हिसाब से सोचें तो एक होती है वॉटलेस पावर। क्या होती है? वॉटलेस पावर कहते हैं, नाम है, जो हमारे काम की नहीं है, एंड इट इज वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव। इसको आप इस लॉजिक से सोचो कि जो आई का कॉस फाइव कॉम्पोनेंट था वो हमें पावर दे रहा है, और जो साइन फाइव कॉम्पोनेंट था वो हमें पावर नहीं दे रहा है, क्योंकि देखो उसका एवरेज 0 हो गया था। और कई बार एक टर्म आती है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट, तो वॉटलेस करंट इज सिंपल आई आर एम एस इंटू साइन। दिस करंट इज टर्म्ड एज वॉटलेस करंट। तो पूरी कहानी आप देखो फाई निकालने की। अगर आप फाई निकालना सीख गए तो आप पावर, वॉटलेस करंट सब कुछ बता सकते हो। ये पावर हमारे पास आती तो है लेकिन हम इसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ये पावर कहाँ जाती है? गोज टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये इंडक्टर एंड कैपेसिटर में जाती है, इसका एवरेज 0 होता है, इसको हम यूज नहीं कर पाते जो हमें साइकिल में मिल रही होती है। सो दिस इज यूजफुल पावर। इसको कई बार और नाम है इसके, कई बार इसको इसी को एक्टिव पावर बोल देते हैं, एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर या इफेक्टिव पावर या यूजफुल पावर, ये सब एक ही चीज है, एंड दिस इज नोन एज वॉटलेस पावर और इनएक्टिव पावर। तो ये सिंपल सा डिस्कशन था पावर के बारे में। मैंने क्या किया, मैंने आपको एक जनरल एसी सर्किट के लिए पावर निकाल के बताई कि आपको वोल्टेज आपने कुछ अप्लाई किया था, बाहर से आपने वोल्टेज दी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ ना कहा जाए तो अपन वोल्टेज की इक्वेशन हमेशा यही माने, और अपन ने उसके अकॉर्डिंग करंट की इक्वेशन डिराइव करी, है ना। अपन ने उसके अंदर, हाँ हाँ बिल्कुल, अपन ने उसके अंदर करंट की इक्वेशन डिराइव करी, और वहां से अपन ने इसको सॉल्व करके निकाला कि एवरेज पावर इतनी आती है। ठीक, मतलब उसका कुछ पार्ट ही हम यूज कर पाते हैं, वो कितना पार्ट, दैट इज नोन एज पावर फैक्टर, है ना। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी। हमें फाई चाहिए, फाई निकालना अपन सीखेंगे अभी आगे। हर सर्किट का फाई कैसे निकालते हैं यही हम सीखने वाले हैं। ठीक, और फिर प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव की एवरेज पावर 0 होती है, और फिर मैंने आपको बताया कि वॉटलेस पावर क्या होती है। अब अपन एक एक करके अपने हर सर्किट को स्टडी करेंगे, और उन सर्किट में अपन ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे। ठीक, लिख लिया होगा अपन सबने। अब आगे चलते हैं। अब एक एक करके मैं सारे सर्किट को बताऊंगा। पहला है अपना सबसे सिंपल प्योर रेजिस्टिव सर्किट। हम अपने हर सर्किट को एक एसी सोर्स के क्रॉस लगाएंगे, और हमारा टारगेट है करंट की इक्वेशन लिखना विथ फेज। सब कुछ इक्वेशन मतलब सब कुछ, है ना। ये रेजिस्टर है, ये वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपको वोल्टेज दे रखी है, और आपको बताना है करंट की इक्वेशन क्या होगी, है। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं करंट की डायरेक्शन ड्रॉ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो चेंज होती रहती है, तो ऐसा ड्रॉ करना सही नहीं है। वैसे बहुत जगह आपको ड्रॉ किया मिल जाएगा, और वो ड्रॉ करना सही नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो ये केवीएल इस लूप में लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे? V वोल्टेज है तो V माइनस आई आर इक्वल टू 0। केवीएल तो लिख ही सकते हैं ना भाई लूप में, V माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो यहां से I कितना आएगा? V बाय आर। I कितना आएगा? V बाय आर। V कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो I का फंक्शन कितना आ गया? I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। यही पूछना था। और देखो ये V बाय आर है, इसको मैं I नॉट कह रहा हूं। दिस इज पीक करंट। I is equal to I naught sine omega t. This is the equation of current. This is the equation of voltage.
वोल्टेज और करंट की इक्वेशन पता चल गई, जहां से मुझे ये पता चला कि मैं आई नॉट को लिख सकता हूँ वी नॉट बाय आर, और मैं आई आर एम एस को क्या लिख पाऊंगा, तो ऊपर नीचे √2 से डिवाइड कर दो, तो आई आर एम एस इज वी आर एम एस अपॉन आई नॉट को तो मैंने लिखा ही सही कि वी नॉट अपॉन आर होता है, तो मैंने अगर ऊपर नीचे √2 से डिवाइड कर दूं, सॉरी ऊपर लेफ्ट राइट, सॉरी ऊपर नीचे नहीं, लेफ्ट राइट में अगर √2 से डिवाइड कर दूं तो वो हो जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाय √2, और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दोनों सेम फेज में, तो डेल्टा पाई कितना है या फेज डिफरेंस कितना है, 0। फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो इसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। इन प्योर रेजिस्टिव करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। तो मैं अगर आपसे पूछूं पावर क्या होगी, पावर विल बी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, कॉस फाई हट गया, या आप इसको वी नॉट इंटू आई नॉट बाय 2 भी लिख सकते हो, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को वो √2 इंटू √2 करके 2 हो गया, है ना। मैं आपसे पूछूं पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1, पावर फैक्टर इज 1। और देखो मैं आपसे पूछूं बताओ रेजिस्टर कितनी पावर यूज कर रहा है, पावर यूज बाय रेजिस्टर, पावर मतलब एवरेज पावर की बात कर रहे हैं ना, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, यही तो सीखा था कल। भाई अपने को अगर ये पता है कि एक रेजिस्टर से आरएमएस करंट जा रही है, तो मैं इसकी एवरेज पावर को लिख सकता हूँ आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। देखो ये भी क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर, ये एक ही चीज लिखी हुई है, यहाँ से आप वी नॉट को रख दो तो वो क्या बन जाएगा, आई नॉट इंटू आर को वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2। देखो ये पावर कहाँ यूज हुई, ये है सर्किट की पावर, अलग अलग समझो एक बार। ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ना, ये मैंने सर्किट की पावर निकाली है, यहाँ तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, चौथे सर्किट में समझ में आएगी। ये मैंने सर्किट की पावर निकाली है, और ये मैंने रेजिस्टर की पावर निकाली है आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से, और देखो दोनों सेम आई है, इसका मतलब ये पावर कौन कंज्यूम कर रहा है, रेजिस्टर, क्योंकि एक ही तो चीज है ना, एक ही तो चीज है जो पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, लिखिए जल्दी, कुछ ज्यादा है नहीं, आगे चलते हैं। सेकेंड इज प्योर इंडक्टिव सर्किट, सेकेंड क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या लगा होगा, इंडक्टिव है भैया, इंडक्टिव, एक इंडक्टर लगा होगा और एक एसी सर्किट होगा, या एसी सोर्स, सॉरी एसी सोर्स होगा, ये इंडक्टिव होगा, इसका एल पता होगा, ये इक्वेशन हो पता होगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो फिर से मैं अगर वोल्टेज को लिखूं तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, कि मैं क्या लिखूंगा कि वोल्टेज जो सोर्स की वोल्टेज है प्लस वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इक्वल टू 0 होता है। टोटल वोल्टेज क्या आएगी, वोल्टेज प्लस वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज की इक्वेशन है बेटा वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लिखेंगे माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो क्या आया यहाँ से कि वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर डी आई का फंक्शन निकालूं कि डी आई क्या होगा, तो क्या कहोगे, वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, है ना, कितना आया, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो अपॉन ओमेगा, और ये माइनस कॉस थीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, याद करो, इट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। करंट की क्वेश्चन आ गई, है ना, I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इस इक्वेशन को मैं बेटा ऐसा लिख रहा हूँ कि इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो देखो ये रही करंट की फाइनल इक्वेशन, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो करंट लैगिंग आया है, करंट पाई बाई 2 के फेज से
पीछे है, होना भी चाहिए क्योंकि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना। करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय 2, करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय 2, या कहूं तो वोल्टेज पाई बाय 2 से लीडिंग है ना। मैंने आई नॉट को क्या कहा कि आई नॉट इज वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। इस ओमेगा एल को एक्सएल कहते हैं। और मैं आई आर एम एस को क्या लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा कि मैं आई को वी बाय आर लिख दूंगा, सॉरी ऊपर लेफ्ट और राइट में √2 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन एक्सएल। I naught is equal to V naught upon XL, IRMS equal to VRMS upon XL। बट बेटा ध्यान रखना I is equal to V upon XL ये नहीं लिख सकते, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये नहीं लिख सकते क्योंकि देखो ध्यान से ये I है और ये एक्सेल करोगे तो इसमें एक्स्ट्रा फेज है। पीक वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो, आरएमएस वैल्यू को लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आप ऐसे नहीं लिख पाओगे कि I इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल, क्योंकि V का फेज अलग है, एक्सएल का फेज अलग है, वो कैंसिल होके I नहीं आएगा, है ना। सॉरी, V का और I का फेज अलग अलग है, तो इनमें फेज डिफरेंस है I और V में, तो ये क्वेश्चन लिखना सही नहीं है। I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल, पीक करंट लिख सकते हैं, आरएमएस, और यही लिखना काम भी आता है, ये लिखना काम नहीं आता, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कैन वी राइट I is equal to V upon XL for this circuit? Answer is no, because the phase of voltage and current is different। तो ये अपना I और V का फंक्शन आ गया। मैं आपसे पूछूं बताओ फेज डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे पाई बाई 2, तो पावर फैक्टर कितना आएगा, तो cos पाई बाई 2 कितना आ गया, 0। इसकी पावर एवरेज पावर कितनी आ गई, 0। कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 0। तो इंडक्टर कोई पावर एवरेज कंज्यूम नहीं करता, ये आधे साइकिल में एनर्जी स्टोर करता है और बाकी आधे साइकिल में वही एनर्जी वापस दे देता है। करंट पाई बाय 2 से लैग करता है या वोल्टेज पाई बाय 2 से लीड करता है। यहाँ पे एक टर्म आपने सीखी एक्सएल, ध्यान से सुन लो, एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल और 2 पाई एफ इंटू एल। मैंने क्या किया कि ओमेगा इंटू एल को मैंने एक्सएल लिख दिया। दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको रिएक्टेंस कहते हैं, और क्योंकि ये इंडक्टर का है इसीलिए इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो, अगर मैं एक्सएल वर्सेस एफ ड्रॉ करूं तो स्ट्रेट लाइन का रहेगा, एक्सएल वर्सेस एफ ड्रॉ करूं तो स्ट्रेट लाइन कर आएगा। अगर मैं कहूं फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल 0 आएगा, और अगर मैं कहूं फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो एक्सएल टेंडिंग टू इनफाइनाइट आएगा। फ्रीक्वेंसी 0 किसके लिए होती है, डीसी के लिए। किसके लिए होती है, डीसी के लिए। याद करो मैंने तुम्हें कहा था कि डीसी सर्किट में स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर की जगह वायर लगा देते हैं, याद है। डीसी सर्किट में स्टेडी स्टेट में इंडक्टर की जगह वायर लगा देते हैं क्योंकि उसका रिएक्टेंस 0 होता है। डीसी के लिए इंडक्टर का रिएक्टेंस कितना है, 0। रिएक्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफ करंट, जैसा कि रेजिस्टेंस होता है ना, वैसा ही रिएक्टेंस भी है। दिस इज ऑपोजिशन ऑफ करंट बट नो पावर लॉस। रिएक्टेंस ऐसा समझ लो कि इट इज ऑपोजिशन ऑफ करंट, करंट का ऑपोजिशन ही है, opposition of current without power loss। और रेजिस्टेंस क्या होता है, opposition of current with power loss। I equal to V by R लिखते हैं तो R भी उसको अपोज कर रहा है, R बढ़ाएंगे करंट कम होगी बट पावर लॉस भी होगा, XL बढ़ाएंगे करंट कम होगी लेकिन पावर लॉस नहीं होता है ना। और डीसी सर्किट के लिए XL 0 होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 0 फॉर डीसी सर्किट एंड XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर मैं सर्किट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो ये डबल हो जाएगा। लिखिए फटाफट, ऐसा लिख सकते हो कि इंडक्टर
allows लो फ्रीक्वेंसी, और हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देता है। इसलिए इसको कई बार ना ऐसा लो पास फिल्टर कह देते हैं। लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर मतलब लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है और हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देता है, लो पास फिल्टर, है ना, लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है। नेक्स्ट इज, दो सर्किट सीख लिया हमने, है ना, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव। थर्ड इज प्योर कैपेसिटिव, थर्ड इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव का मतलब अपने पास एक कैपेसिटर होगा जिसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही होगी और हमने उसके क्रॉस एक एसी सोर्स लगा दिया। कुछ नहीं कहा है तो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। अच्छा बेटा, मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ, है ना, कुछ नहीं कहा है तो वोल्टेज की इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी होगी, कुछ ना कुछ मतलब होता होगा, है ना। हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां वोल्टेज की इक्वेशन नहीं दे रखी, तो यही मानना, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर कोई अननोन क्वेश्चन कभी सॉल्व करने को आए तो वोल्टेज की इक्वेशन बाय डिफॉल्ट यही मानना, इसलिए बोल रहा हूँ ये बार बार, कोई शौक नहीं है मुझे, ठीक है। तो V इज इक्वल, V प्लस वी सी इक्वल टू 0 लिख दोगे, तो V को क्या लिखोगे, V नॉट साइन ओमेगा टी, और VC मान लो अभी ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस पे चार्ज प्लस होगा, इस पे चार्ज माइनस होगा, तो क्या लिखोगे, माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज का फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर लो, करंट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। करंट का फंक्शन कितना आया, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, कॉस ओमेगा टी को मैं लिख रहा हूँ बेटा साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना, और इस टर्म को मैं आई नॉट लिख दे रहा हूँ, सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। तो मैं जो कैलकुलेट करना चाहता था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, मुझे करंट का फंक्शन चाहिए था, क्या चाहिए था, करंट का फंक्शन। वोल्टेज का फंक्शन पता है तो करंट का फंक्शन, और इस फंक्शन को देख के मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि करंट π/2 से लीड कर रहा है, करंट इज लीडिंग बाय π/2, करंट π/2 के फेज से लीड कर रहा है। अगर मैं आई नॉट लिखूं, कि आप आई नॉट को क्या लिख सकते हो, तो आई नॉट को मैंने क्या लिखा, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी को एक्स सी कहते हैं, वी नॉट अपॉन एक्स सी। इनकी यूनिट भी ओम ही होती है, जैसे आर की होती है, बाय डायमेंशन की यूनिट भी सेम आएगी, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। बट वही बात फिर से, आई इक्वल टू वी बाई आर लिखना सही नहीं है ना, जैसा कि यहाँ पे कहा था ना, ये लिखना सही नहीं है, वैसे ये भी लिखना सही नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि फेज डिफरेंस कितना आया, तो 5/2, पावर फैक्टर कितना आएगा 0, तो एवरेज पावर कितनी आएगी प्योर कैपेसिटर की 0, ये नेट कोई एवरेज पावर कंज्यूम नहीं करता। एक्स सी क्या बताया मैंने, 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज 1/2πf इंटू सी। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटर का रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब जो करंट का अपोज तो करे, देखो अपोज तो कर रहा है कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा एक्सी को तो करंट कम होगी बट लॉस ना हो, तो कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी और 1/2πf इंटू सी। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, एक्स सी को, जैसे एक्सएल को प्लॉट किया था, तो अगर मैं एक्स सी को प्लॉट करूं फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक प्लॉट आएगा, मतलब एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एक्स सी डिक्रीजेस। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्स सी टेंडिंग टू इंफिनिटी। याद करो मैंने डीसी सर्किट में, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर की जगह कहा था ओपन सर्किट लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि इसका एक्स सी
क्या हो जाता है 0। तो अपन कहते हैं कि इट अलाउज हाई फ्रीक्वेंसी एंड ब्लॉक्स लो फ्रीक्वेंसी। ये हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देता है और लो फ्रीक्वेंसी को रोक देता है, इसीलिए इसके कई बार हाई पास फिल्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी को जहां में पास कराना, हाई पास फिल्टर, तो इंडक्टर इज यूज्ड एज लो पास फिल्टर, कैपेसिटर इज यूज्ड एज हाई पास फिल्टर। दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC और XL। जल्दी लिखिए, समझो तुम। मेरा पेन कई बार मेरी स्पीड को सपोर्ट नहीं कर पाता, तो इन्फिनिटी का एक लड्डू रह गया था, वो इन्फिनिटी है। फ्रीक्वेंसी 0 एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब फील्ड में आके पढ़ाता हूँ ना, तो कई बार पेन लैग करने लगता है पीछे, मेरी बातें और कंटेंट आगे निकल जाता है। ये अपन ने तीनों प्योर सर्किट सीखे, अब इनके बेसिक से कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ सिखाना है। एक इंडक्टर कॉइल है, इसके पैरेलल एक एसी सोर्स लगा दिया। एसी सोर्स अपना जो है वो 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का है, और इंडक्टर कॉइल जो है ये 0.2 अपॉन पाई हेनरी का है। ये दे रखी है, जो मैं समझा रहा हूं पहले उसको समझो। सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक वोल्टेज और एक फ्रीक्वेंसी लिख के दी है, कुछ नहीं लिखा है, ऐसा लिखा होता है इसका मतलब ये आरएमएस है, याद रख लो ये बात। और ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी हुई है। कई बार ये ओमेगा दिया होता है तो वो रेडियन पर सेकेंड में दी होती है। अगर ये हर्ट्ज में दी है तो ये फ्रीक्वेंसी है, और सिर्फ वोल्टेज ऐसे लिख दिया 200 वोल्ट, इसका मतलब ये आरएमएस वोल्टेज है। याद रखना ये चीज। और तुमसे ऐसा पूछ ले कि फाइंड करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट बताइए। कुछ नहीं स्पेसिफाई किया उन्होंने, कौन सी करंट बताइए, कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, इसका मतलब आरएमएस करंट ही बतानी है। ये रूल है इस चैप्टर का कि कुछ नहीं मेंशन किया गया है, इसका मतलब वो आरएमएस वोल्टेज है और वो आरएमएस करंट है। याद रखनी है बात। If nothing is mentioned, it is RMS voltage and RMS current, है ना? तो याद रखना। सबसे पहले IRMS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VRMS अपॉन एक्सएल। सिंपल सी कहानी है ना? एक्सएल निकाल सकते हो। एक्सएल क्या होगा, ओमेगा एल। ओमेगा क्या होगा, 2 पाई एफ इंटू एल। एल इज 0.2 अपॉन पाई। मैंने पाई इसलिए नीचे दिया था, कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया, कितना आ गया ये 20 ओम। कितना आ गया ये 20 ओम। तो ये अपना क्या आ गया एक्सएल। VRMS कितना दे रखा है 200 अपॉन एक्सएल इज 20, so RMS करंट इज 10 एम्पियर। 10 एम्पियर इज RMS करंट। मैं आपसे कभी पीक करंट पूछता तो 10√2 आती। क्या आती पीक करंट, 10√2। लेकिन मुझसे RMS ही पूछा था क्योंकि कुछ नहीं कहा था कि क्या बताना है, सो इट इज RMS करंट। बात समझ आई क्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिखिए जल्दी अगला क्वेश्चन। एक कैपेसिटर है, और यहाँ एक सर्किट सोर्स है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड, है ना। और सोर्स की वोल्टेज की इक्वेशन में रखी है 200 साइन 100 पाई टी। सॉरी 100 पाई टी नहीं है, 100 टी है, साइन 100 टी ना, ये दे रखा है। और आपसे पूछा है फाइंड, ये वोल्टेज है, वोल्ट, वो माइक्रोफैरड है। आपसे पूछा है फाइंड करंट इन द सर्किट।
बताइए, फाइंड करंट इन द सर्किट। बताइए बताइए। कुछ लोगों ने आंसर दिया है 2, कुछ लोगों ने आंसर दिया है √2। लगभग इक्वल इक्वल संख्या है ना? दो तरह के आंसर आपने बताए हैं। अब आंसर चेंज, वो तो हो गया नेगेटिव। करंट पूछी है, कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब आरएमएस करंट पूछी है। और ये इक्वेशन में दिया है, इसका मतलब ये वी नॉट है और ये ओमेगा है, क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। तो ये आरएमएस करंट पूछी गई होगी, लेकिन जो वोल्टेज दी है वो पीक वोल्टेज और ओमेगा है। सबसे पहले एक्स सी निकालेंगे, 1/ओमेगा सी होगा 1/। एक गलती शायद आपने नहीं की, कुछ लोगों ने की भी होगी, ध्यान रखना ये माइक्रोफैराड जान ले जाता है। ध्यान रखना ये माइक्रोफैराड का 10⁻⁻6 छूट ना जाए, तो ये 100 ओम होता है। ये माइक्रो कई बार छूटता है, इसलिए मिस्टेक है, मैं वापस कह रहा हूँ, ध्यान रखना इसका, है ना। तो ये एक्सी आ गया। तो अब मैं निकालूंगा यहाँ से आई आर एम एस। वी नॉट अगर 200 है तो वी आर एम एस आएगा 200/√2 अपॉन 100, सो इट इज √2 एम्पियर। अपना आंसर है √2 एम्पियर। कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब उन्होंने आरएमएस करंट पूछी है। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार ना वो सीधा ये ना पूछ के आपसे ये कह देंगे ना कि यहाँ पे आमीटर लगा दिया है, और ऑब्वियस सी बात है एसी सर्किट में जो आमीटर लगा होता है वो हॉट वायर आमीटर होता है। तो आपसे पूछेंगे रीडिंग ऑफ आमीटर, रीडिंग ऑफ आमीटर। सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते थे, रीडिंग ऑफ आमीटर। मैंने आपको पहले बता रखा है, एसी में जो आमीटर वोल्टमीटर लगते हैं वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, और वो आरएमएस वैल्यू बताते हैं। कौन सी वैल्यू बताते हैं? आरएमएस। यहाँ डीसी मीटर तो लगाएंगे नहीं, जीरो रीडिंग आएंगी। तो आपको जब भी यहाँ अमीटर लगा हो, या तो क्वेश्चन में लिख देते हैं कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, अदरवाइज आपने को हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ही मानना होता है एसी सर्किट में। और वो भी कौन सी वैल्यू देता है? आरएमएस। तो हो सकता है आपको करंट ऐसे नहीं पूछी होती, आमीटर लगा के बोल देते हैं फाइंड द रीडिंग ऑफ आमीटर, तो भी हमें कौन सी वैल्यू बतानी है? आरएमएस। ठीक है, ध्यान रहे। जल्दी लिखिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। एक वाला सर्किट हो गया, अब दो वाले सीखेंगे। ठीक है, आज एक हो पाएगा और बस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ सर्किट, सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट यही है, क्योंकि जो ये सीख गया ना, वो आगे वाले कैसे होते हैं वो सीख जाएगा, है ना। एक तरीका पढ़ाने का ये भी होता है कि मैं सीधा एलसीआर पढ़ाऊं, उसमें एक एक चीज हटा दूं, बट मैं वैसे पढ़ाना रिकमेंड नहीं करता, मतलब कई बार समझने में दिक्कत आती है। एलआर जो सीख गया, मतलब दो कैसे कंबाइन होते हैं, तो वो तीन वाले भी सीख जाएगा। एलआर मतलब एलआर सीरीज सर्किट है ना, अपने कोर्स में सीरीज सर्किट्स ही है, तो एलआर का सीरीज सर्किट मतलब एक इंडक्टर लगा है, एक रेजिस्टर लगा है, और हमने एक सोर्स लगाया। ये अपना सोर्स वोल्टेज, ये अपना इंडक्टर, ये अपना रेजिस्टर। हम जानते हैं हमें करंट की इक्वेशन निकालनी होती है। करंट की इक्वेशन में बाय डिफॉल्ट पीक वैल्यू आती है, और क्योंकि ये कैसा सर्किट है, इंडक्टिव नेचर है सर्किट का, देखो इंडक्टर लगा है तो इसमें वोल्टेज लीडिंग आएगा, मतलब कुछ -5 आने वाला है। तो आप सोच के देखो ना, मैं हर चीज में, हर सर्किट में यही दो चीज तो निकाल रहा हूँ, कि मैं ये पता कर रहा हूँ कि आई नॉट क्या होगा, ये पता कर रहा हूँ फाई क्या होगा। तो यही पता करना अपना टारगेट है। केवीएल लिख सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, बट इसको केवीएल से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि केवीएल से करके जो मैथ्स आएगी वो इंटीग्रेट करके बेकार मुश्किल सी बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ना, तो उससे इसको नहीं करेंगे। इसको सिंपली फेजर से करेंगे। फेजर अप्रोच से, फेजर से क्या कहेंगे? कहेंगे दोनों में सेम करंट जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो मैं करंट का फेजर बना रहा हूँ, सॉरी, मैं करंट को रेफरेंस लाइन पे बना रहा हूँ। दिस इज करंट,
और यही इंडक्टर की भी करंट है और यही रेजिस्टर की भी करंट है। मैंने करंट को रेफरेंस लाइन पे ड्रॉ किया है क्योंकि दोनों में करंट सेम है। पहला कंपोनेंट है अपना इंडक्टर। इंडक्टर में वोल्टेज लीडिंग होता है, मतलब इंडक्टर की वोल्टेज इस तरफ आएगी फेज वाइज बनाओ तो π/2 आगे। ये रही इंडक्टर की करंट, ये रही इंडक्टर की वोल्टेज। तो इंडक्टर की वोल्टेज हमेशा VL आगे होगी और रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होते हैं। तो ये आएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। दिस इज करंट इन द सर्किट। IL और IR एक ही बात है। इंडक्टर पे जो वोल्टेज आएगी वो हमेशा करंट से आगे होगी, रजिस्टर पे जो वोल्टेज आएगी वो हमेशा करंट की फेज में होगी। और अब मैं इनका अगर रिजल्टेंट निकाल लूं तो ये नेट वोल्टेज है जो आपको बाहर से मिल रही है। नेट वोल्टेज जो आपको बाहर से सप्लाई की गई है, ये वाली वोल्टेज। और फेजर बना रहे हैं तो मतलब मैं पीक वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। एम्पलीट्यूड वेक्टर को बनाते हैं फेजर में, है ना। तो मैं वी नेट स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। मैंने इनको पीक वैल्यूज की टर्म में लिखा है। तो आप यहां से ऐसा लिख सकते हो कि ये V नॉट है, तो V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ये पीक वैल्यू की टर्म में है। सेम रिलेशन को मैं RMS की टर्म में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। RMS वैल्यू भी ऐसे लिखी जा सकती है कि VRMS इक्वल टू इसके क्रॉस VRMS और इसके क्रॉस VRMS। ये अगर RMS ले लेता तो भी आ जाता। यहाँ ये क्या है, पीक। एक ही बात है, √2 दोनों साइड डिवाइड कर लो, है ना। तो ये दोनों सही है। तो ये वोल्टेज की इक्वेशन आ गई, है ना। मैं अगर RMS की टर्म में लिखूं ये ज्यादा काम आती है, तो VRMS की टर्म में। ये एंगल कितना आएगा भाई, हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है कि करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना है। ये रहा हुआ एंगल बाय फेजर। करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है, इसको मैं फाई लिख रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan phi value wise is equal to, यहाँ क्या लिखूंगा, VL अपॉन VR, है ना। tan theta is equal to P/B, तो tan phi is equal to VL अपॉन VR। मान लो कि ये पीक वैल्यू या RMS वैल्यू एक ही बात है। VL I दोनों में सेम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू XL। और VR इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू R। मान लो I इज IRMS, है ना, कोई दिक्कत नहीं। नॉट लिखना चाहो तो नॉट भी लिख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि भाई आपने एम्पलीट्यूड वेक्टर ड्रॉ किया था तो उसके हिसाब से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना। बस V इक्वल टू I इंटू L XL इंस्टेंटेनियस वैल्यू को नहीं लिख सकते, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपना tan phi का रिलेशन हो गया कि tan phi को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप VL अपॉन VR भी लिख सकते हो और आप इसको XL अपॉन R भी लिख सकते हो। दोनों रिलेशन सही है, एक ही बात है। एक में मैंने ऊपर नीचे I कैंसिल कर दिया, है ना। तो यहाँ से phi मिल जाएगा। तो एक काम तो हो गया कि अपन ने phi निकाल दिया, है ना। phi कहाँ से निकाल दिया, XL अपॉन R से। एक काम हो गया, है ना। अपने को XL पता होगा, R पता होगा, तो phi आ जाएगा। अब बचा I नॉट। अब देखो बेटा, V नॉट को अपन ने क्या लिखा, पीक वोल्टेज की टर्म में अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, है ना। VL को लिखो I नॉट इंटू XL, VR को लिखो I नॉट इंटू R, बाहर आएगा I नॉट, ये बचेगा बेटा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V नॉट, ये आया V नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से I नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, so I naught is equal to V naught upon under root XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिसको Z कहते हैं। पीक वैल्यू RMS वैल्यू को लिख सकता हूँ VRMS अपॉन Z। दिस इज फॉर RMS वैल्यू, दिस इज फॉर पीक वैल्यू। वापस कह रहा हूँ, V इक्वल टू I इक्वल टू V बाई Z नहीं लिख सकते, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फेज डिफरेंस आता है। बट मैं पीक वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, RMS वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने Z कहा है, Z इज अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये रिएक्टेंस का पार्ट है,
ये रेजिस्टेंस का पार्ट है और इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है इम्पीडेंस। क्या कहलाता है? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। मतलब इम्पीडेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, और ये सीधे सीधे ऐड नहीं होते हैं, ये सीधे सीधे ऐड नहीं होते हैं, स्क्वायर होके ऐड होते हैं। आप अगर इसको इसी ट्रायंगल से बनाना चाहो ना, तो यहाँ पे R बनाएंगे और यहाँ पे XL बनाएंगे, तो ये मिलेगा Z अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही इसी ट्रायंगल में सबकी जगह I से डिवाइड कर दो, तो ये R और ये XL, तो ये Z और ये एंगल फाई दिखाएगा। क्या दिखाएगा? फाई। आप tan फाई निकाल चुका पीछे, tan फाई को यहाँ ट्रायंगल से क्या लिख लोगे? XL अपॉन R। cos फाई भी निकाल सकते हो, cos फाई इज R बाई Z, cos फाई इज R बाई Z। इसको क्या कहते थे? पावर फैक्टर। क्या कहते थे? पावर फैक्टर। दो चीजें ध्यान रखनी होती है, एक ये सर्किट का रिएक्टेंस है, ये सर्किट का रेजिस्टेंस है। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस स्क्वायर होके ऐड होते हैं, वोल्टेजेस भी स्क्वायर होके ऐड होती हैं। वोल्टेज सीधे सीधे ऐड नहीं होती हैं, स्क्वायर होके ऐड होती हैं। बाकी कहानी आप जानते हो, आरएमएस है तो आरएमएस स्क्वायर करके ऐड करेंगे, पीक वैल्यू है तो पीक वैल्यू स्क्वायर। आपको फाई चाहिए था, आपको आई नॉट चाहिए था, दोनों आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं z को प्लॉट करूं तो z की वैल्यू है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ इस z को प्लॉट करूं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 पे z इक्वल टू आर होगा। देखो ग्राफ क्या है, z इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 पे एक्सएल 0 हो जाएगा, तो z इक्वल टू आर होगा और फिर कंटिन्यूसली ऐसा बढ़ता है। ये फ्रीक्वेंसी जब 0 था तो z की वैल्यू r के बराबर थी। अगर मैं आपसे पूछूं सर्किट की पावर क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, पावर ऑफ सर्किट, कौन सी पावर निकालना हो? एवरेज पावर। फॉर्मूला आपने क्या सीखा था? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। देखना भैया, मैंने एक चीज बताई थी कि सर्किट में पावर सिर्फ रेजिस्टर यूज करता है। मैं इसको इक्वल प्रूफ करूंगा एवरेज पावर के फॉर्मूले से, आई स्क्वायर आर के। देखना, वी आर एम एस को मैं लिखूंगा बेटा इस सर्किट में आई आर एम एस इंटू जेड, यहां से लिख सकता हूं वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन जेड, सॉरी वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। इसको मैंने लिख दिया आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाई कितना आया? आर बाई जेड। जेड से जेड कैंसिल होगा, कितना आया? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। सो पावर ऑफ द सर्किट कितना आया? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। यहां से प्रूफ हुआ कि पावर इज यूज्ड बाय रेजिस्टर। पावर सर्किट में कौन यूज करता है? सिर्फ रेजिस्टर। आपको कभी भी सर्किट की पावर पूछी जाए, आपको करंट पता हो, आई स्क्वायर आर कर दो, वही पावर आएगी। आरएमएस में है, क्योंकि अपन आरएमएस पावर की बात करें, सॉरी अपन सर्किट की पावर लिखते हैं तो एवरेज पावर की बात करते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। देखो निकाला तो इसी फॉर्मूले से है, वैल्यूज रख के, वी आर एम एस की, आई आर एम एस की, कॉस फाइव की, बट वो आया कितना? आई आर एम एस इंटू स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि मैंने कहा ना इंडक्टर कोई पावर यूज नहीं करता। सर्किट में पावर सिर्फ कौन यूज करता है? रेजिस्टर। इंडक्टर में वॉटलेस पावर जाती है। ठीक, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करेंगे, आपको लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ।